सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ गया, 2-3 दिन ब्रेक हो गया था। खैर, कोई बात नहीं। हम चैप्टर 18 देख रहे थे और चैप्टर 18 का सेकंड पार्ट आज हमें देखना है। और क्योंकि आज आप जानते हैं कि टीएसपीएससी ने ग्रुप 4 नोटिफिकेशन इशू कर दिया, तो हो सकता है कि ग्रुप 3 और ग्रुप 2 भी जल्दी आ जाए। तो इन हालात में इस सिचुएशन में जल्द से जल्द हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हंगर स्ट्राइक। तो जैसा कि वी आर एबल टू सी इट ऑन दी, तो देखते हैं हंगर स्ट्राइक के बारे में। चलिए, हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी जी, जो फादर ऑफ नेशन के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने पूरा मन तरीके से आज़ादी की जद्दोजहद में हंगर स्ट्राइक को एक हथियार के तौर पे, आज़ादी की तहरीक में एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था। ये भी एक हंगर स्ट्राइक भी एक तहरीक का एक क्या बोलते हैं, एक शक्ल है। उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ तेलंगाना एजिटेशन, यानी दूसरा मरहला जब चला अलहदा तेलंगाना रियासत का, जो जद्दोजहद या एजिटेशन कही है, जब सेकंड दूसरा मरहला जब उसका चला, तो हंगर स्ट्राइक एक वेपन की तरह यानी हथियार की तरह लोगों ने इस्तेमाल किया था, खासतौर से जॉइंट एक्शन कमेटी या तमाम तेलंगाना की अवाम, पूरा मन तरीके से, ताकि आवाज पहुंच जाए कि हम तेलंगाना चाहते हैं। ये आवाज पहुंच जाए किस तक? मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत तक की आवाज पहुंच जाए, बराबर। तो दूसरे मरहले के अंदर खास तौर से जो तहरीक चली अलहदा तेलंगाना रियासत की, उसमें केसीआर साहब ने इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक यानी हंगर स्ट्राइक किया था। और वो खास तौर से एक हथियार की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। सिद्दीपेट से उन्हें हंगर स्ट्राइक किया था, और इसी जिम्मन में वो करीमनगर से चले थे सिद्दीपेट की तरफ हंगर स्ट्राइक के लिए। वो ऑलरेडी हम इन चीज़ों को देखें, क्योंकि हंगर स्ट्राइक टॉपिक है, तो अकेडमी की बुक ने इसको तफसीलात लिखी, तो थोड़ा सा जल्दी 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 उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी तफसील से हम इसको पढ़ चुके हैं। ओके, सो 28 नवंबर 2009 का वो दिन था। सुबह 7:50 पर वो करीमनगर से निकले, सिद्दीपेट की तरफ जा रहे थे हंगर स्ट्राइक में बैठने के लिए। अलगनूर के चौरस्ते पर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उन्हें खम्मम जेल भेज दिया गया। जेल में भी केसीआर साहब ने कैसे अपनी हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखा। फिर बाद में खम्मम हॉस्पिटल से उनको निम्स हैदराबाद पंजागुट्टा शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उस वक्त तेलंगाना में जो हालात हुए, खास तौर से जो 10 दिसंबर 2009 का जो स्टूडेंट्स ने चलो असेंबली का जो प्रोग्राम मुनक्किद करने वाले थे, और मुख्तलिफ अंदाज में भी कैसे जो एडवोकेट्स और दिगर एम्प्लॉइज के यूनियंस ने भी जिस इस अंदाज में काम किया, जोरों शोर से तहरीक को चलाया, सरकार को मजबूर होना पड़ा। 9 दिसंबर 2009 सोनिया गांधी जी, गांधी मैडम का जो बर्थडे भी था, तो मेरा 29 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2009 तक केसीआर साहब ने हंगर स्ट्राइक की। लेकिन काफी असर पड़ा मरकजी हुकूमतों पर, और तहरीक काफी तेजी से चली। तो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट थी, हालांकि क्या बोलते, कुछ उस वक्त तक रद्द अमल नहीं बता रही थी, लेकिन तकरीबन 10-11 दिन जो भी हो चुके थे, काफी दबाव पड़ा मरकजी हुकूमत पे। तो आधी रात को 9 दिसंबर 2009 को, ओके, उन्होंने फिर ऐलान किया कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का काम शुरू करेंगे। अलहदा तेलंगाना रियासत बनाने का जो प्रोसेस है, हम उसको शुरू करेंगे, ये मरकज ने ऐलान किया। तो जैसा ये ऐलान हुआ, केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया। 9 दिसंबर ऐलान होते ही दूसरे दिन बहरहाल जयशंकर साहब ने खुद जाके उनको नींबू का रस पिलाया था। बहरहाल वो सब चीजें हमने देखी, और एक जश्न का माहौल तेलंगाना में शुरू हो गया। लेकिन अभी जश्न का माहौल खत्म भी नहीं हुआ था कि आंध्रा के लोगों ने जो सियासी चाल चली थी, और तकरीबन एमपीज और एमएलए ने रेजिग्नेशन दे दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आईनी बहरान उन्हें पैदा किया। फिर मरकज को फिर एक बार ऐलान करना पड़ा, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को अमल में लाने के लिए मशाविरत की जरूरत है, और उसके अंदर कुछ डिस्कशंस की जरूरत है। इस तरह ऐलान करते हैं वापिस उन्होंने 9 दिसंबर 2009 के जो ऐलान है, वो ऐलानिया जो उन्होंने जारी किया था, उसको वापस लिया। उसके बाद मरकजी हुकूमत ने श्री कृष्णा कमेटी को कायम किया था। वो मालूम है आपको, तारीख भी हमने देखा था, 3 फरवरी, यहाँ पे नहीं है लेकिन पिछले लेक्चर से हम देख के आ चुके हैं, 3 फरवरी। ओके, श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी 3 फरवरी 2010 को। और ये श्री कृष्णा कमेटी बनाई कैसे गई थी, वो भी हमने देखा। 5 जनवरी 2010 को क्या सो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, इन सब ये सब चीजें हमने देखी।
तो जो भी मसले, जो भी आंध्र और तेलंगाना में जो भी हालात पैदा हुए थे, तो इसका सोल्यूशन देने के लिए, इसका हल देने के लिए श्री कृष्णा कमेटी को क्या है सो बनाया गया था, मरकजी हुकूमत ने इसको बनाया गया था। तो जितने भी उस वक्त जितने भी एहतजाज थे, कुछ वक्त के लिए क्या है सो इन एहतजाजों को रोक दिया गया था। फिर श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई, लोग काफी मायूस हुए क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर ज्यादा कुछ था नहीं। पूरा बैलेंसिंग वे में श्री कृष्णा कमेटी ने क्या सो रिपोर्ट दी। तो फिर 16 जनवरी 2011, अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ। अब तक तो बैकग्राउंड चल रहा था। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके सदर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी कब बनी वो भी हमने देखा, 24 दिसंबर 2009। प्रोफेसर कोदंडा राम, जो उस वक्त तेलंगाना ऐक्य वेदिका के जो विद्यावंतुला वेदिका, सॉरी, विद्यावंतुला वेदिका की जो 4 मार्च 2004 को बनाई गई थी, तो विद्यावंतुला वेदिका के सदर हुआ करते थे। उनको तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर के तौर पे चुना गया था। और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक आवाज लगाई थी कि अब रिले हंगर स्ट्राइक्स पूरे तेलंगाना में क्या है सो मुनक्किद किए जाएंगे। तो तकरीबन जो अलग अलग शोबे से ताल्लुक रखने वाले और खासतौर से पूरी तेलंगाना की आवाम, हंगर स्ट्राइक को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, एक हथियार की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। और एहतजाज फिर से क्या है सो शुरू हो गया था, तमाम लोग उसमें हिस्सा लेना शुरू हो चुके थे। खास तौर से हैदराबाद के एमएलए ने भी हंगर स्ट्राइक को किया था उस दिन। फिर 26 जनवरी 2011 की बात है, नॉन कॉपरेशन एजुटेशन के तहत पूरे एम्प्लॉयज ने, खासतौर से इंटरमीडिएट के जो डायरेक्टर, इंटरमीडिएट कमिश्नर के जो ऑफिस के जो लोग थे, उनके इंटरमीडिएट जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में हंगर स्ट्राइक को मुनक्किद किया गया था 26 जनवरी 2011। तो उसके बाद हंगर स्ट्राइक स्टूडेंट जेएसी यानी जो उस्मान यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स के जो तंजीमें थी, उन लोगों ने भी हंगर स्ट्राइक किया था। वो 11 जुलाई 2011 से इनकी हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी। कोमटि रेड्डी, वेंकट रेड्डी उस वक्त वजीर हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, नलगोंडा से ताल्लुक, अभी तो खैर एमपी है कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक की थी 1 नवंबर 2011 से लेके 7 नवंबर 2011 तक। उसी बीच कोंडा लक्ष्मण बापूजी जो फ्रीडम फाइटर भी थे, और वो ऐसे वजीर थे जो 1969 के एजुटेशन में तहरीक में, अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में सबसे पहली बार रिजाइन करने वाले मिनिस्टर, इन्होंने भी क्या है सो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2011 तक इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक की थी। फिर हंगर स्ट्राइक खासतौर से अगर देखें तो सिद्दीपेट, भोपालपल्ली, बोधन, आदिलाबाद, सुल्तानाबाद, इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी क्या है सो हंगर स्ट्राइक किया था। वो काफी तारीखी रही। वो तारीखी क्या रही देखते हैं। यहाँ पे खास तौर से सिद्दीपेट, आदिलाबाद, बोधन में 2011 में क्या है सो जो हंगर स्ट्राइक के कैंप्स, रिले हंगर स्ट्राइक्स के जो कैंप शुरू हुए थे, वो 2 जून, ओके, 2014 तक चले। यानी जब तक तेलंगाना रियासत, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील नहीं हो चुकी थी, तब तक क्या है सो वो 2011 से लेके 2014 तक क्या है सो खास करके इन इलाकों में हंगर स्ट्राइक चली। ओके, क्योंकि मैं खुद भी आदिलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं खुद भी हंगर स्ट्राइक पे बैठा था। मैं कुछ उसकी झलकियां आपको बता देता हूँ। तो पेपर में जो फोटोज आए थे, या फोटोज जो क्लिपिंग्स थी, ताकि तो उस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एज ए लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदिलाबाद में एज ए लेक्चरर के हैसियत से मैं अपने खिदमत खिदमत अंजाम दे रहा था। तो ये कुछ झलकियां यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं हूँ, एक बहुत बड़ी कैंडल रैली हम लोगों ने निकाली थी। तो तेलंगाना एजुटेशन यानी तहरीक में काफी हम भी उस वक्त काफी जोर शोरों से हिस्सा लिया करते थे। कि उस वक्त उर्दू भवन के सदर अजहरुद्दीन साहब अभी टेमरिस में खैर फिलहाल अपने ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल ये पूरे स्टूडेंट्स की फौज, काफी लंबी रैली, कैंडिल रैली हमने निकाली थी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हंगर स्ट्राइक का वो आदिलाबाद में वहां पर एक गेस्ट हाउस रहता, गेस्ट हाउस के पास एक खुला मैदान रहता, वहां पे हंगर स्ट्राइक 2011 में शुरू हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं खुद भी यहाँ पे बैठा हूँ। आई विल शो यू माई फेस क्लियरली, मैं साफ तरीके से, यस, ये दे हाथ उठा के जो नारे लगा रहे हैं। ओके, थोड़ा रेड और रेड मिल गया तो यहाँ पे दिस इज ओके। ये मैं हूँ। ये उस वक्त के टीआरएस के जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर हुआ करते थे, भारत इनका नाम था। तो और दीगर लोग भी मेरे साथ, हैंडीकैप भी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यही सेम पिक्चर इनाडू में छपी थी उस वक्त। मैं थोड़ा सा उसकी भी झलकियां आपको दिखा देता हूँ ताकि एक सेकंड।
केसीआर साहब से हमने उस वक्त मुलाकात भी की थी, बाद में हंगर स्ट्राइक के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर। ओके, खैर। पेपर में इसकी फोटो भी आई थी, वो फोटो की क्लिपिंग मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर गई। हाँ, यस, ये वाली, सेम यही फोटो आई थी पेपर में भी। शायद मैं इसको अगर जूम कर पाता तो देखते हैं, अगर जूम हो जाए तो मैं इसको क्लियरली बता सकता हूँ। ये सेम फोटो पेपर में भी आई थी। यहाँ पे मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं मेरा। हंगर स्ट्राइक में हम भी उस वक्त काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। यहाँ पर यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे मैं बैठा हुआ है, मेरा नाम भी रहता तेलुगु में। अगर आपको तेलुगु आती होंगी तो यहाँ पे ये मेरा नाम, मेरे पास क्लिपिंग है उसकी। खैर, तो हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, मेरा वो बोलना चाह रहा था मैं। खैर नहीं हो, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं तो। ठीक है, बहरहाल, तो जब तक कि तेलंगाना फार्म निवास सिद्दीपेट आदिलाबाद बोर्डर में कैसो हंगर स्ट्राइक के कैंप, रिले हंगर स्ट्राइक के कैंप चले, उसके बाद अब ये नेक्स्ट टॉपिक है वंटा वारपू। वंटा वारपू बोलते क्या है? ये रास्तों के ऊपर खाना पका के कैसे वहीं सब लोग रास्ता जाम करके पूरी आवाम, यानी जो भी तहरीक के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं वहां पे बैठ के खाना भी ना खाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। यानी एक तरीके से रास्ता रोको का एक शक्ल आप समझ सकते हैं। तो ये भी काफी अहम प्रोग्राम रहा। और खास तौर से कैसा दूसरे मरहले में, यानी 2001 के बाद से जब केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी बनाने के बाद जो भी हुआ, मेरा घंटावार को प्रोटेस्टिंग यानी एहतजाज करना, पकवान पका के रास्तों पे बैठ के खा के रास्ता रोक रहे हैं आप, एक तरीके से रास्ता रोक की एक शक्ल आप इसको समझ सकते हैं। ओके, कुकिंग फूड ऑन रोड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता। तो इस तरीके से वहां पे तहरीक यानी प्रोटेस्ट लोग कैसे एहतजाज किया करते थे। तो वो जो धूमधाम भी होता था वहां पे, सपोज ये रोड है, अब यहीं पे क्या है, सब खाना बना दिया पूरे, दस्तरखान बिछा के सब पूरे लोग आवाम बैठ के या खाना खाते या प्रोटेस्ट कर रही है, पूरे ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो गई। यहीं पे एक डयास भी लगा देते थे। डयास पे अब धूमधाम होता था वहाँ पे, जो भी तेलंगाना की सकाफत यानी तहजीब, तेलंगाना की लैंग्वेज और तेलंगाना के जो गाने अदब, इन सब चीजों को एक डेस्क पे एक ड्रामा की तरह कैसा वहाँ पे, फेस्टिवल्स को ड्रामा की तरह वहाँ पे बताया जाता था। बहरहाल, धूमधाम भी उसके साथ वहाँ पे मुनक़िद किया करता, उसमें सॉन्ग्स हुआ करते थे। ओके, और स्टोरीज सुनाए जाते थे तेलंगाना के जो भी ताल्लुक रखने वाले जो भी हिस्से हैं वो सब। तो काफी लोग मासेस यानी पूरी तेलंगाना की अवाम इसमें शामिल हुआ करती थी। ओके, तो काफी एक अच्छा यानी तेलंगाना कॉज के लिए लोगों तक कैसे पैगाम पहुंचाना और मरकजी हुकूमत तक कैसे ये आवाज को सुनाई देना और सुनाना। ओके, इन सब में कैसे काफी ये वंटा वार को भी काफी अहम रोल अपना, यानी वो जो प्रोग्राम था काफी अहमियत का कैसे हामिल है, मैं ऐसा कह सकता। बहरहाल, सबसे पहली बार क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो, 3 फरवरी 2010 को सबसे पहली बार वंटा वारपू प्रोग्राम यानी रास्तों पे पकवान करना और सब मिलके बैठ के खाना खा के रास्ता रोकते हैं, रोड पे दस्तरखान बिछाया जाता है। तो और क्योंकि खास दिन क्या है, 3 फरवरी 2010 श्री कृष्णा कमेटी की तश्कील भी उसी दिन दी गई थी। तो ऑन दिस डे यानी उस दिन सेम 3 फरवरी 2010 को ही करीमनगर से लेके हैदराबाद तक, ओके, करीमनगर से लेके हैदराबाद और वरंगल से लेके हैदराबाद तक कैसो पूरा रोड पे जहां जहां भी गांव पड़ते थे वहां सब गांव गांव में टेंटा डाल के इन्होंने वंटा वार को प्रोग्राम कैसे मुनक्किद किया था। पूरे रोडों पे वंटा वार को यानी खाना पकाया गया। और जहां जहां भी उस हाईवे पे जहां भी गांव लगते थे, पूरे गांव के लोग वहां पे रोड पे खाना पका गया, बहरा दस्तरखान बिछा के पूरे लोग वहां पे बैठ के खाना पीना खा रहे और डांस पर जो भी धूमधाम चल रहा, पूरा रोड ब्लॉक। ओके, मेरा इस तरीके से हुआ करीमनगर से हैदराबाद और हैदराबाद से वरंगल। और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने खास तौर से एक आवाज लगाई थी, यानी एक तय किया था, वो क्या था, पट्टनम रोडला पई पोई बेटू। पोई मतलब चूल्हा लगाना यानी पकवान करना, पट्टनम बोल तो सिटी, रोडला पई बोल तो सिटी के रास्तों पे चूल्हा लगाना, यानी बंटा वाकू सिटी के रास्तों पे हो रहा है। ये एकेडमी की बुक में क्या है, 19 जून 2001 दिया, ये रॉन्ग है, 19 जून 2011 है, वो थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। ओके, तो 19 जून 2011 को एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था वंटा वारपू के प्रोग्राम के तहत, पटनम रोडला पई पोई पेटू। इंपॉर्टेंट है, ये तेलुगु वर्ड है तो तेलुगु वर्ड को ही मैं बोलना पड़ेगा,
क्योंकि आप उर्दू में भी अगर वो जब सवाल पूछे कौन से दिन हुआ था पट्टनम रोडलापై पोई बेटू, बोलते पोई मतलब चूल्हे को बोलते हैं। ओके, तो 19 जून 2011 2001 है इसके अंदर, लेकिन एक्चुअली वो डेट क्या है मैं यहाँ पे क्लैरिटी से बता देता हूँ आपको। ओके, 19 जून 2001 यहाँ पे लिखा गया, लेकिन एक्चुअली वो है यहाँ पे 19 जून 2000, आप 19 जून 2011 है। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। बराबर, ये प्रोग्राम 9 से लेके 2 बजे तक हुआ था। वो जो पट्टनम रोडलापై पोई पेटू, तकरीबन पूरे हैदराबाद के अंदर 150 मुकामात ऐसे चुने गए थे जहाँ पे पूरा हर जगह रोड ब्लॉक करके उस दिन खाना पीना पकाया गया। सब रोडों पे क्या सब टेंट वेंट डाल के पूरे ट्रैफिक जाम करके वहाँ पे एहतजाज इन्होंने सभी लोगों ने मिलके किया था। जहाँ पे उमूमन रोडों के ऊपर, खासतौर से सिटी हैदराबाद की रोडों में, जहाँ पे पूरी व्हीकल्स यानी पूरे जो मोटर व्हीकल्स रहते हैं वो, और आवाजें, नॉइज, हॉर्न और पूरा स्मोक, धुआं, ये हालात, ये हमेशा ये मंजर दिखाई देता था। लेकिन उस दिन मंजर दूसरा था। वो मंजर क्या था, पूरे लोग कैसो सड़क पे बैठे हुए थे। ओके, पूरे लोग सड़क पे खाना पका रहे थे, और पूरे तेलंगाना के कैसो नारों की आवाजों से पूरा तेलंगाना का जो हैदराबाद के पास से उस दिन जो रास्ते थे वो गूंज उठे थे। उमूमन बरस जो नज़ारा देखा जाता है रोडों पे, ट्रैफिक, साउंड, नॉइज, पोल्यूशन, उसके बरस से ये देखा गया है कि पूरे खाना पक रहा है, टेंटा पूरे रोड जाम, और सब मिलके कैसे खाना खा रही है, सब नज़ारे देखे गए। ओके, काफी मुख्तलिफ सियासी जमातों में और सिविल सोसाइटी ने, आम आदमियों ने भी, और जितने भी कारकुन थे इन सब और आम आदमियों ने भी इसमें खास तौर से काफी तादाद में इसमें हिस्सा लिया था। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन जो बिट बन के आया वो पट्टनम रोडलापై पोई पेटू, ये 19 जून 2011, उसको याद रख लीजिए। पहली बार ये 3 फरवरी 2010 को वंटा वार्पू प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसी दिन श्री कृष्णा कमेटी भी बनाई गई थी। ओके, तो वंटा वार्पू जहां तक एक देखिए एक मुनफरिद प्रोग्राम है, एक एहतजाज की एक शक्ल है, जो किसी बिना किसी किस्म के तनाव के कैसो बहुत ज्यादा असर ये दिखा था। इस किस्म का ये वंटा वार्पू प्रोग्राम इस ज्यादा कैसो तहरीक की असर दिखा था। इस किस्म का ये वंटा वार्पू प्रोग्राम था। तो लोगों की जो ख्वाहिश थी उसको एक मुनफरिद तरीके से बताने के लिए काफी, यानी एक तारीख में एक मुनफरिद किस्म की तहरीक के तौर पर ये वंटा वार्पू प्रोग्राम को कैसे हम जानते हैं। उसके बाद रास्ता रोको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये भी एक तरीका है जो एहतजाज का एक तरीका आप कह सकते हैं। रोड ब्लॉक कर दी जाती है, रास्ता रोको, वंटा वार्पू भी रोड ब्लॉक ही होती, रास्ता रोको भी रोड ब्लॉक ही होती है। लेकिन वंटा वार्पू में खाना खाया जाता है तो खाली लोग आवाम बैठ जाती है, रास्ता रोको होता है। ओके, तो ये जैसा फ्रीडम मूवमेंट यानी आजादी की तहरीक में भी क्या है सो काफी रास्ता रोको हुआ करते थे, कुछ ट्रैफिक जाम हुआ करती थी। रास्ता रोको के अंदर एक और चीज शामिल थी, रेल रोको। तो रेल रोको के भी कैसे उसमें शामिल किया गया था एहतजाज करते हुए कैसे, ताकि जो लोग चाह रहे थे एक आवाज उन तक पहुंचे, मरकजी और रियासती हुकूमत तक के, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील लोग जोरों से चाह रहे हैं, ओके, शिद्दत से चाह रहे हैं। ये आवाज पहुंचाने के लिए रास्ता रोको प्रोग्राम किया गया था। तो जेएसी ने पल्ले पल्ले पट्टाला पैकी ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया था 11 मार्च 2011, ये डेट से ये मैंने क्रॉस चेक किया। तो पल्ले पल्ले पट्टाला पैकी, पल्ले पल्ले मतलब, पल्ले का मतलब गांव गांव, देहाती तौर पे जो छोटे छोटे गांव रहते हैं वो गांव। अब वो जो इससे पहले भी हमने देखा था, सपोज ये रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पर जितने भी गांव हैं साइडों से, जितने भी अतराफ से जो भी छोटे छोटे गांव लगते हैं वो पूरे गांव अब रोड के ऊपर यानी रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आके बढ़ जाएंगे। अब ट्रेन कितने लोगों को हटाएगी भाई, पुलिस भी कितने लोगों को ट्रैक के ऊपर से हटाएगी। ओके, तो इम्पोर्टेंट बिट है, पल्ले पल्ले पट्टाला पे की प्रोग्राम कब मुनाफिद किया गया था, 11 मार्च 2011। ओके, ताकि मरकजी हुकूमत को खासतौर से इनके, जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पूरा के बीच में से तेलंगाना में से रेलवे ट्रैक जाती है, तो रेलवे ट्रैक अगर वहाँ पे पूरे ट्रेन रुक जाते तो हालात क्या है सब मालूम हो जाते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये मालूम हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या कितनी शिद्दत से क्या सब तहरीक चल रही है। ओके, ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाने के लिए प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था। पूरे ट्रेन को रोक दिया गया था तेलंगाना रीजन में। उस दिन एक भी ट्रेन जाने पाई थी 11 मार्च 2011 की बात है। और उसी दिन सड़क बंद का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, वो 21 मार्च 2013, वेरी इंपॉर्टेंट है सड़क बंद। ओके, क्या था ये देखिए, ताकि मरकजी हुकूमत पे दबाव पड़े अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर। क्यों? क्योंकि सड़क बंद इसलिए भी किया गया था, उस वक्त असेंबली के सेशन भी चल रहे थे। ओके, तो सड़क बंद कहाँ से कहाँ तक हुआ देखिए, आलमपुर से लेके शमशाबाद, यानी ये आलमपुर वो इलाका है जहां से बिल्कुल अब आंध्रा का जो इलाका शुरू होता, वहां से लेके
शमशाबाद तक, ये कर्नूल से जो भी लोग तेलंगाना में आना चाहते हैं वो महबूब नगर इस तरफ से आते हैं। तो पूरी सड़क क्या है, तो 200 किलोमीटर की जो सड़क थी वो बंद कर दी गई थी। कौन से दिन, वो 21 मार्च 2013 को। ओके, 21 मार्च 2013 इंपॉर्टेंट बिट है, पूछा जा सकता है, डेट भी याद है, सड़क बंद 21 मार्च 2013। ओके। उसके बाद 17 जनवरी 2011, ये उससे पहले की बात है। राहदारुला दिग्बंधम, राहदारू बोलते हैं नेशनल हाईवे, दिग्बंधम होता ऑब्स्ट्रक्टिंग, रोक रोक दिया जाना, पूरे हाईवेज को जाम कर दिया था, रोक दिया था। यानी रास्ता रोको के टाइप पे किया गया था। ये तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने आवाज लगाई थी, तो उसके हिसाब से हमलावरी की थी। और 17 जनवरी 2011 को पूरा राहदारुला दिग्बंधम, पूरे नेशनल हाईवेज तेलंगाना के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज थे पूरे बंद कर दिए गए थे। पूरी आवाम रोडों पे, हाईवेज के ऊपर कैसो आ गए। ओके। एक ही मुतालबा था कि इमीडिएट यानी फौरी तौर पर तेलंगाना के बिल को पार्लियामेंट में रख दिया जाए। और ये जो उस दिन जो राहदारुल्ला दिग्बंधन जो प्रोग्राम था 17 जनवरी 2011, काफी सक्सेस रहा। क्योंकि 17 जनवरी 2011 आप जानते हैं, क्योंकि उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि श्री कृष्णा क्या बोलते हैं, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी। क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट कब आई, 30 दिसंबर 2010 को श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद 6 जनवरी 2011 को ऑल पार्टी मीटिंग फिर से हुई थी। ये सब चीजें हम पहले देख के आए। ओके, बहरहाल तो या जितने भी टीचर्स यूनियन और जितने एम्प्लॉयज यूनियन थे, टीआरएस, बीजेपी, न्यू डेमोक्रेटिक, इन सब लोगों ने क्या सड़क बंद में काफी अच्छा अपना हिस्सा लिया। उसके बाद मानव हरम, ये और एक क्या बोलते हैं तरीका है एहतजाज का, वो क्या है देख लेंगे। ये भी काफी, ये भी एक तरह का कैसे एक मुनफरिद किस्म का एक प्रोग्राम है मानवाहार। पूरे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर जिसको कहते हैं, वो बना देते हैं। पूरे जहां बोले वहां लोग कैसा एक एक दूसरे के हाथ पकड़ के कैसे एक लंबी एक कतार की तरह, इसी को कैसे मानव हारम कहा जाता है। ओके, मानव हारम, जिसको ह्यूमन चेन, हारम का मतलब चेन, यानी चेन बनाना, इंसानी जंजीर बनाना। ओके। तो ये जनरली क्या करते हैं, रोडों पे बनाया करते थे। यानी रोडों पे पूरा आप एक इंसानी जंजीर लगा के बना के कैसे पूरे तेलंगाना की आवाम एक दूसरे के हाथ पड़े जंजीर के तौर पर खड़े हुए हैं। ओके। ताकि ये भी एक एहतजाज की एक शक्ल थी, कई हंड्रेड सौ किलोमीटर तक। और इसके अंदर क्या है, सो जाहिर बात है एक जहीयत जिसको कहते हैं, यूनिटी जिसको कहते हैं, वो क्या बोलते हैं नुमाया होती है इसके अंदर। और खासतौर से 4 फरवरी 2010 की बात थी। तेलंगाना के पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट में, 10 गाँव में से 6 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जॉइंट एक्शन कमेटी ने वुमेन चेन को फॉर्म करने का क्या है सो आवाज लगाई थी, और उसको फॉर्म भी किया था। 500 किलोमीटर की वुमेन चेन, कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ, एक तारीख बन चुकी थी ये 500 मीटर की, किलोमीटर की वुमेन चेन। यानी 500 किलोमीटर तक अब इंसान पूरे एक पूरा एक लोगों की जंजीर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। ओके। खास तौर से आदिलाबाद से आलमपुर तक की जो 500 किलोमीटर थी, वो कहाँ से थी, आदिलाबाद, निजामाबाद, उसके बाद मेदक, क्योंकि मेदक का इलाका आता जो भी आपका तूपरान है, वो सब इलाके, उसके बाद रंगारेड्डी, उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद से फिर वो शमशाबाद का इलाका, फिर वहां से आलमपुर, ये पूरे 500 किलोमीटर। ओके। क्योंकि आदिलाबाद से हैदराबाद 300, और हैदराबाद से आलमपुर महबूब नगर का वो जो कर्नूल का जो आंध्रा का जो बॉर्डर है वो इलाका, ये पूरा एक पूरी इंसानी जंजीर बनाई गई थी इतना 500 किलोमीटर तक। ओके। तो वो कौन सा दिन था वो भी याद रख ली, 4 फरवरी 2010, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। ओके। हजारों की लाखों की तादाद में लोगों ने, और एक रिकॉर्ड रहा, हमारी इंसानी जंजीर इतनी बड़ी कभी बनाई नहीं गई थी। तो आलमपुर से आदिलाबाद तक इंसानी जंजीर 4 फरवरी 2010, यानी श्री कृष्णा कमेटी के फॉर्म होने के दूसरे दिन। ओके। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 5 और 9 फरवरी को, ओके, तो 4 फरवरी 2010 श्री कृष्णा कमेटी फॉर्म होने के दूसरे दिन। ओके। उसके बाद 5 और 9 फरवरी, ये भी 2010 की बात हुई। ओके। नेशनल हाईवे नंबर 9, ये हैदराबाद से कोदाड़ा, ये क्या है, हैदराबाद से इस तरफ, ये नलगुंडा से होते हुए विजयवाड़ा जाने का जो ये जो हाईवे था, इसके ऊपर भी वुमेन चेन बनाई गई थी 5 और 9 फरवरी 2010 को। ओके। तो बहरहाल ये वुमेन चेन, और काफी लोग इसके अंदर एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक एहतजाज करते हैं इसके अंदर। ओके। तो अलहदा तेलंगाना रियासत की को लेकर, ओके, बिना किसी क्या बोलते काफी शिद्दत से बहरहाल ये चला था। उसके बाद धूमधाम, वेरी इंपॉर्टेंट बिट है ये भी, धूमधाम एक्चुअली है क्या, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था। पूरे तेलंगाना की सखावत, तेलंगाना की जो तहजीब, तेलंगाना का अदब, उसको क्या करते बोले तो एक एक डयास लगाते, एक डयास लगा के कह दो, उसके ऊपर पूरे जो फनकार रहते और फन बजाते हुए एक ड्रामा की तरह कैसो पूरा तेलंगाना का अदब, तेलंगाना की जबान, तेलंगाना के फेस्टिवल्स,
और तेलंगाना के कैसे जो भी सॉन्ग्स ये सब गाते वहाँ पे, इन सब चीजों को कैसे वहाँ पे एक ड्रामा की शक्ल में म्यूजिक ढोल वोल बजाते हुए पूरे फनकार वहाँ पे कैसे मौजूद रह के पूरा क्योंकि ड्रामा की तरह बताया गया, पूरे लोग यहाँ पे बैठ के उसको देखते रहते। गाना हुई जो था उसके अंदर तेलंगाना का जो गाने का अंदाज, अल्फाज, इन सब चीजों को कैसे उसमें दिखाया, नुमाया किया जाता, उसी को धूमधाम कहा जाता। ओके, इसको आप कहें तो एक सखावत का एक प्लेटफॉर्म का कह सकते हैं हम। पूरे आर्टिस्ट इसके अंदर क्या है, तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जो फनकार सब क्या है वहाँ पे अपना फन दिखाते हैं वहाँ पे। जैसा आगे जो भी है मैं बोलता हूँ उसके बारे में। तो इसमें क्या एक जो लफ्ज इस्तेमाल होता है धूमधाम के लिए, वो आटा पाटा माटा। अब ये क्या है, आटा बोले तो क्या आप ड्रामा की तरह बता रहे हैं पूरा तेलंगाना की सकाफत तहजीब, तेलंगाना के अदब को एक ड्रामा की शक्ल में आप नुमाया कर रहे हैं, वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। और उसी तरीके से पाटा यानी गाने भी गा रहे हैं, तेलंगाना के जो गाने वो भी गा रहे हैं। माटा यानी जो भी अल्फाज है फिर उसको सुना के भी बता रहे हैं, यानी तहजीब यानी जो अदब को सुना के बता रहे हैं। ये सब चीज इसी को क्या धूमधाम का एक क्या बोलते हैं, एक तरीका धूमधाम में जो होता था। ओके, तो वो यही होता। तो 30 सितंबर 2002, वेरी इंपॉर्टेंट बिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट। 30 सितंबर 2002 को कामारेड्डी में सबसे पहली बार धूमधाम प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था। उसके बाद ये तकरीबन पूरे अजलाओं में कैसे ये फैल चुका था, ये प्रोग्राम तकरीबन हर जिले में कैसे धूमधाम प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था। ये मैंने अभी जो कहा आटा माटा पाटा, यानी प्ले सॉन्ग एंड वर्ड्स। ओके, तो ये धूमधाम का कैसे एक खास तौर से धूमधाम के अंदर जो होता था, यानी जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो यही है। ओके, तो पूरे तेलंगाना के लोग जितने भी आर्ट यानी जो फन रखने वाले पूरे फनकार सब लोग कैसे वहाँ खड़े के वो जो भी तेलंगाना का जो अदब तहजीब इन सब चीजों को वो ड्रामा के तौर पे कैसे धूमधाम में देखा करते थे। खास तौर से कैसे इस धूमधाम को मुनक्किद करने वाले जो लोग जिन्होंने अहम रोल अदा किया था वो तो रसमई बालाकृष्ण जो एक टीचर थे बाद में अब तो खैर एमएलए हैं। उसके बाद अंता अंतड़ापुला नागराजू अंडेश्री अंडेश्री और वरंगल शंकर, ये तकरीबन तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं में जाकर धूमधाम प्रोग्राम को मुनक्किद किया करते थे। उनके साथ गद्दर गोरटी वेंकना गुड़ा अंजಯ್ಯ जया राजू विमलक्का माँ भूमि संध्या। ओके, ये भी जो फनकार थे ये भी हजारों की तादाद में, और दीगर जो फनकार थे ये भी कैसे उसमें धूमधाम में शामिल हुआ करते थे। ऐसा कोई गांव ही नहीं था, ऐसा कोई देहाती इलाका ही नहीं था जहाँ पे धूमधाम का प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया हो। मतलब हर देहाती इलाके में धूमधाम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। जो जितने भी सखावत से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जो फनकार थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, इन सब लोगों ने क्या सो पूरे हर हर जगह हर गांव में हर देहात में प्रोग्राम को मुनक्किद किया था। ओके, अब इसमें खास तौर से क्या नुमाया किया जाता था वो ड्रामा के अंदर, वो उसके अंदर सीमा अंदराज के लोग खासतौर से जिस तरीके से तेलंगाना में आगे आके जिस तरीके से जुल्म कर रहे तेलंगाना वालों पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसा जिस तरीके मुलाजिमत तेलंगाना की खत्म हो गई और किस तरीके से क्या बोलते हैं तासुब किया जा रहा तेलंगाना के लोगों के साथ आंध्रा के हुक्मरानों ने, किस कौन सा सामाजिक को एतबार से और इकोनॉमिकली यानी माशी एतबार से और सियासी एतबार से किस तरीके से तासुब हो रहा तेलंगाना की आवाम के साथ, उस वक्त के जो हुक्मरान थे आंध्रा के हुक्मरान ने किस तरीके से किया। तो ये सब चीजों को धूमधाम में कैसे नुमाया किया जाता था। वो जो डेट गुलाम है वो याद रख लीजिए 2002 वाली। ओके, तो धूमधाम काफी यानी लोगों के अंदर काफी पॉपुलर हो चुका था उस वक्त। एक तरीके से सखावती हथियार के तौर पे कैसे ये पूरे तेलंगाना के लोगों को उजागर करने के लिए, ओके, उनके अंदर शऊर बेदारी पैदा करने के लिए एक सखावती या सखावती हथियार के तौर पे धूमधाम प्रोग्राम को मुनक्किद किया जा रहा था। ओके, और जहां जहां भी जब भी तेलंगाना के बारे में मीटिंग होती तो वहां पे भी धूमधाम का प्रोग्राम लगाया जाता, पब्लिक मीटिंग हो। पब्लिक मीटिंग हो रही है, सपोज केसीआर साहब आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं, पब्लिक मीटिंग होने वाली है, तो आए तक जो भी टाइम रहता वहां पे धूमधाम चलता था। ओके, तो ये मेरा हुआ करता था। तो पूरी जो तेलंगाना के जो उस वक्त अवाम हुआ करती थी, तो ये कि उसमें हुआ होता क्या था, जो इनविजिबल एनिमी यानी वो दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और उसी तरीके से कैसो बेलगाम बेलगाम दुश्मन बेलगाम तरीके से कैसो जिस तरीके इस्तेसाल हो रहा तेलंगाना का, उन सब चीजों को धूमधाम के अंदर कैसो नुमाया किया जाता था। ओके, और खास तौर से तेलंगाना के लोगों की जो ख्वाहिश थी, ओके, उसको भी नुमाया किया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक जो हालात वो ये थे, खासतौर से तेलंगाना की तहरीक में मिडिल क्लास पीपल्स और दानिश्वर लोग और एम्प्लॉयज ये लोग हिस्सा ले रहे थे, लेकिन
धूमधाम आने की वजह से जो, क्योंकि हर देहात में ये मुनक्किद किया गया था, तो देहाती सतह पर लोगों के अंदर ज्यादा शऊर बेदारी हो गई थी। क्यों? भाई इलिटरेट लोग हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, उनको मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा। लेकिन ये धूमधाम प्रोग्राम जब हर गांव में मुनक्किद किया गया, लोगों के अंदर शऊर बेदारी है कि किस तरीके से इस्तेसाल हो रहा तेलंगाना के लोगों का, माशी एतबार से, समाजी एतबार से, और उसी तरीके से मुलाजिमतों के एतबार से, पानी के एतबार से, आबपाशी के जरिए के एतबार से। तो आवाम तो जानती ही नहीं थी ना भाई। तो ये धूमधाम प्रोग्राम काफी उनके अंदर शऊर बेदारी करने के लिए गया, तो काफी अच्छा एक सबब के तौर पे वो शामिल हुआ। और अब तमाम तेलंगाना के देहाती एतबार से भी लोग कैसे तेलंगाना की तहरीक में धूमधाम प्रोग्राम की वजह से शामिल होना, जोरों शोरों से और शिद्दत से हिस्सा हिस्सा लेना इन्होंने शुरू किया। और जब तक के यानी जो लंबा जो ख्वाब था कभी तवील अरसे से, तकरीबन 60 साल 6 दहाई से कह सो हम ये ख्वाब देख रहे थे अलहदा तेलंगाना रियासत को, और उसको मुमकिन बनाने में धूमधाम प्रोग्राम ने अपना एक अहम रोल अदा किया। और क्योंकि धूमधाम प्रोग्राम हो रहा, सब लोग डयास के पास बैठ के कैसे वो प्रोग्राम को देख रहे, ड्रामा को देख रहे, तो लोगों के अंदर एकजहती भी पैदा होती, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके अंदर शामिल हुआ करती थी, वो पॉलिटिकल लीडर्स भी वहाँ पे आके बैठे, अपोजिशन के यानी जो बरसर इख्तियार जो वजरा है या एमएलए से होंगे, पब्लिक जमा होगी, तो जाहिर बात है पब्लिक जहाँ रही वहाँ लीडर आ जाता। तो वो लोग भी बैठ के धूमधाम के प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो उसका मौके का फायदा उठा के धूमधाम में जितने भी लोग वो आटा पाटा माटा में वो उन सियासी जमातों के लोगों को, ओके, एक तरीके से गैर क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली वो सिग्नल के तौर पे कैसा पैगाम दे देते थे कि आप तेलंगाना तहरीक में शामिल हो जाएं, वरना अंजाम सही नहीं होगा, आगे आपका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तो मुस्तकबिल अंधेरे में चले जाएगा। वो मौका भी कैसे हो धूमधाम प्रोग्राम में इस तरीके के मौके को भी वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। और वही हुआ, इलेक्शन जब मुनक्किद हुए तो उनका डिपॉजिट भी खत्म, क्या बोलते हैं, वापस नहीं मिल सका, दे लॉस्ट देयर डिपॉजिट्स। तो यही हुआ तेलंगाना के जो दुश्मनों की तरफ जो अंजाम हुआ। धूमधाम प्रोग्राम ने काफी अच्छा शऊर बेदारी पैदा की थी देहाती सतह पर। तो जितने भी जो सकाफती तंजीमें हैं, धूमधाम प्रोग्राम को कैसे मुनक्किद करते थे, खासतौर से सकाफती तंजीमों की अगर बात करें, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की तेलंगाना में बात करें, तो एक है आपका जननाट्य मंडली। ये भी क्या था, सखावती तेलंगाना की सखावत को क्या है, सो एक ड्रामा की शक्ल में, फेस्टिवल्स क्या क्या है तेलंगाना के ड्रामा की शक्ल में, और दिगर ड्रामा की शक्ल में तेलंगाना की सखाफत तहजीब को ये जननाट्य मंडली भी मुनक्किद किया करती थी। उसी तरीके से अरुणोदया प्रजा कला मंडली, ये भी क्या था, तेलंगाना की सखावत को एक ड्रामा की शक्ल में धूमधाम के जैसे ही नुमाया किया करती थी, मुनक्किद किया करती थी। लेकिन जितना धूमधाम सक्सेस रहा, उतना ये जननाट्य मंडली, अरुणोदय या प्रजा कला मंडली कैसो ये उतना सक्सेसफुल नहीं रही। धूमधाम ने काफी ज्यादा असरअंदाज में कैसो लोगों तक पैगाम पहुंचाने में, तेलंगाना की सखावत को, तेलंगाना की तहजीब को, तेलंगाना के अदब को, तेलंगाना की जबान को, तेलंगाना के गानों को नुमाया करने में, लोगों तक पहुंचाने में काफी अच्छा रोल ये अदा कर चुकी थी धूमधाम प्रोग्राम। ओके, तो इसके अंदर गाने ही नहीं, गाने तो होते ही थे, उसके अलावा क्या है, सो काफी जो भी फन जो होता था, जो यहाँ के जो ट्रेडिशंस यानी रीति रिवाज जो होते थे, वो भी क्या है, सो उसके अंदर नुमाया किए जाते थे, और तेलंगाना के जद्दोजहद में काफी ये कारबंद रहा। ओके, तो पूरे लोग क्या है, सो एकजुट होते थे उसके अंदर। ओके, और थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट यानी फनकार कैसे मुख्तलिफ अंदाज के फनों पे, तेलंगाना के फनों के ऊपर रोशनी डाला करते थे बरा। अब ये इसके ऊपर एक अहम बिट जो है, तो 2002 में पामारेड्डी में सबसे पहली बार धूमधाम को मुनाकिद किया गया था। 2012 जब आया तो तकरीबन 10 साल इसके हो चुके थे धूमधाम प्रोग्राम के। तो इसका जश्न मनाने के लिए 10 साल मुकम्मिल होने पर, धूमधाम के 10 साल मुकम्मिल होने पर जश्न मनाने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम हैदराबाद नामपल्ली पे जो है, वहां पे क्या है, 10 साल मुकम्मिल होने पर एक जश्न मनाया गया था। वो जश्न में किन किन लोगों ने अपनी हिस्सा लिया था, वो बूढ़ा अंजయ్య, गद्दार, उसी तरह के आंध्रा ज्योति के करस्पॉन्डेंट के श्रीनिवास, ओके, डप्पू रमेश, अंदेश्री, ओके, धूमधाम के जो सेक्रेटरी थे, इंपॉर्टेंट बेटे पूछा जा सकता, ओके, अंता दुगुला नागाराजू, पुष्पा, उसी तरीके से मिट्टापल्ली सुरेंद्र, उसी तरीके से आर नारायण मूर्ति, और उसी तरीके से उस वक्त के साबिका एमपी केशव राव, कोदंडाराम, ईटेला राजेंद्र, नागम जनार्दन रेड्डी, और दीगर लोगों ने कैसे सुंदरा प्रदर्शनी के जो प्रोग्राम 10 साल मुनक्किद होने पर जो जलसा या जो जश्न मनाया जा रहा था, उसमें धूमधाम के 10 साल के मुकम्मिल होने पर इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था।
उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ये है, वो है तेलंगाना सांस्कृतिक का पुनर्जीवन। मतलब तेलंगाना कल्चर रिनाइंसेस कहा जाता है उसको। रिनाइंसेस का मतलब क्या है, फिर से एक बार उसके अंदर जान डालना। जो चीज खत्म हो चुकी है फिर से उसको नुमाया करना। ओके, इसको रिनाइंसेस कहा जाता है। तो तेलंगाना की सखावत के अंदर फिर से एक बार जान डाली गई थी। ओके, ये रिनाइंसेस का मतलब क्या होता है, रिवाइवल। रिवाइवल मतलब फिर से उसको एक बार जिंदा करना। ओके, तो क्या है देख लेते हैं। ओके, तो इसके आगे अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं भी जब इन चीजों को पढ़ा तो मुझे भी काफी दिलचस्पी आई। तो तेलंगाना के हल्के के अंदर तेलंगाना की सखावत को फिर से एक बार जिंदा किया गया, वो क्या था देख लें। तो तेलंगाना की जो तहजीब, तेलंगाना की जो सखावत है, वो काकतीय है। उससे पहले से भी कैसे उसको उसके क्या बोलते हैं आसार पाए जाते हैं। खासतौर से उसके बाद काकतीय के बाद तेलंगाना में बहामनीस ने अपनी हुकूमत चलाई। उसके बाद कुतुब शाही, उसके बाद आसफ जाही ने अपनी हुकूमत चलाई, निजाम सरकार ने। लेकिन तेलंगाना की सखावत को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। यानी 13वीं सदी तकरीबन 12वीं सदी से लेकर और 1948 तकरीबन 700-800 साल में तेलंगाना की सखावत, हालांकि मुसलमान हुक्मरान थे, लेकिन तेलंगाना की सखावत में किसी किस्म का कैसो नुकसान नहीं पाया गया था। क्योंकि एक मुनफरिद किस्म की सखावत थी। और इसी को कैसो दक्कनी कल्चर, यानी दक्कनी सखावत भी कैसे उसको कहा जाता। तो काफी मुनफरिद अंदाज में है। लेकिन जब आंध्रा के लोग जब आए, यानी जब आंध्रा में जब मिल गया, तो ये तेलंगाना की जो सखावत थी उसके ऊपर एक तरीके से हमला हो चुका था। वो अपनी पहचान खो चुका था। इस तरीके के हालात पैदा हो चुके थे उस वक्त में तेलंगाना की सखावत को बचाने के लिए। ओके, इसकी पहचान को बचाने के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको, जो राइटर्स थे खासतौर से दाशरथी, कालोजी नारायण राव, तो ये इनको क्या, जो राइटर्स है उनको जो कहा जाता, मुसन्निफ जो हजरात हैं खासतौर से दाशरथी, कालोजी, सुद्दला हनुमंतु, ओके, बंडी यादगिरी, उसी तरीके से तिरुनागिरी, रामांजय नय्यलु, उसी तरीके से और दिगर फनकारों ने तेलंगाना की सखावत में फिर से एक बार जान डालने की कैसो कोशिश की थी, क्योंकि वो अपनी पहचान खो चुकी थी। आंध्रा बनने के बाद जो तेलंगाना की जो मुनफरिद अंदाज में यूनिकनेस जो सखावत थी वो पूरी खो चुकी थी। तेलंगाना के रीति रिवाज, तेलंगाना की जबान, वो कैसे अपनी पहचान खो चुकी थी। तेलंगाना के फेस्टिवल्स, वो भी अपनी पहचान खो चुके थे। ओके, और उस वक्त तेलंगाना के लोगों के अंदर ये हालत थे कि जो लोग तेलंगाना के अंदर जो थे उनको एहसास से कमतरी महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि पूरी सखावत, रीति रिवाज पूरे खत्म हो गए। आंध्रा की तहजीब पूरी क्या यहाँ पे आके मिल चुकी थी। तो इन हालात में, ओके, तो इन हालात में देर वॉज सीरियस अटैक ऑन तेलंगाना लैंग्वेज, मैनर एंड कल्चर। यानी तेलंगाना की सखावत पे, तेलंगाना की जबान पे, अदब पे काफी हमला बोला गया था। यानी उसमें काफी मिलावटें कर दी थी आंध्रा के लोगों ने। और खासतौर से मीडिया, यानी न्यूज़पेपर्स में तेलंगाना की सखावत के खिलाफ न्यूज के ऐसा आर्टिकल्स शाये हुआ करते थे। सिनेमा के अंदर भी तेलंगाना की सखावत के खिलाफ क्या बोलते हैं, मुजाहरा किया जाता था। तेलंगाना की लैंग्वेज पूरी तरीके से, जो जिस तरह बात करने का जो तरीका था, वो तेलंगाना की लैंग्वेज को के ऊपर भी क्या है, सो सिनेमास के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर मजाक उड़ाया जाता था। और क्या बोलते हैं, तेलंगाना के जो यानी उस वक्त जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो एकेडमिक्स थे, यानी स्कूल बुक्स थे, उसके अंदर भी क्या ऐसा नजरअंदाज कर दिया गया था तेलंगाना की जबान को, तेलंगाना की तहजीब को, तेलंगाना की सखावत को। तो इन हालात में, क्योंकि खास तौर से जिन लोगों ने काम किया फिर से उसको नुमाया करने के लिए, उसमें थे, एक थे ताड़का मल्ला विवेक, और एक और थे वेणुगोपाल, नेल्लुटला वेपाल उनको कहा जाता था, वेणुगोपाल सॉरी, नेल्लुटला वेणुगोपाल उनको कहा जाता, श्रीधर देश पांडे, ओके, संगीत शक्ति श्रीनिवास, ओके, परावास्तु लोकेश्वर, उसी तरीके से मिरिंगाटी राघवाचारी। इन लोगों ने इन हालात में, क्योंकि स्कूल की किताबों में भी तेलंगाना के जो सखावत है उसको नजरअंदाज किया गया। सिनेमास के अंदर क्या है, तो तेलंगाना की सखावत का मजाक उड़ाया जा रहा, तेलंगाना की तहजीब का मजाक उड़ाया जा रहा। उनके मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के एक्टर, प्रोड्यूसर, वो लोग सब वही। ओके, तो इन चीजों को बचाने के लिए इन लोगों ने फतेह मैदान क्लब, ओके, 4 जून 2006 को इन्होंने एक मीटिंग को मुनक्किद किया गया था, और वहीं पे एक तंजीम बनाई थी, उसी का नाम था तेलंगाना हिस्ट्री सोसाइटी। हम ये पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो फिर से एक बार उसको रिपीट किया गया कुछ
अलग अंदाज में, तो हम फिर से एक बार उसको देख ले रहे हैं। तो ये जो हुआ था, जो मीटिंग हुई थी 4 जून 2006 को फतेह मैदान क्लब में, और खासतौर से अभी जो नाम में यहाँ पड़ा, वेणुगोपाल, विवेक, संगीत शेट्टी, श्रीनिवास, इन सब लोगों ने क्या सो मिल के क्या है, तेलंगाना हिस्ट्री सोसाइटी वहां पे इन लोगों ने बनाई थी, तेलंगाना की सखावत को बचाने के लिए। तो इस मीटिंग के अंदर काफी जो हिस्टोरियंस थे, यानी तारीखी फील्ड से जो ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे, उसी तरह के लेक्चरर्स, एकेडमिशियंस बोलते, लेक्चरर्स, जर्नलिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी करने वाले, और उसी तरीके से हिस्ट्री के जो जानकार थे, उन सब लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन सब लोग कैसे इस प्रोग्राम में, फतेह मैदान के वो प्रोग्राम में इन्होंने अपनी शिरकत की थी। और ये इंपॉर्टेंट बिट है, ताड़ा का मल्ला विवेक को कैसे ये सोसाइटी का, तेलंगाना हिस्ट्री सोसाइटी का कन्वीनर या सदर के तौर पे इनको चुना गया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता। तो ये तेलंगाना हिस्ट्री सोसाइटी ने कई सेमिनार्स कंडक्ट किए, मीटिंग्स कंडक्ट किए, हैदराबाद, निर्मल, महबूब नगर और दीगर मुकामात पे भी कई किताबों को इन्होंने शाये किया, तेलंगाना की सखावत को बचाने के लिए, तेलंगाना की सखावत को नुमाया करते हुए। ओके, तो इसी हालत में जो तेलंगाना ऐक्य वेदिका थी, या तेलंगाना रचयितला वेदिका, तेलंगाना सिंगड़ी राइटर्स एसोसिएशन जिसको कहा जाता, ओके, इन्होंने भी अपना काफी अच्छा योगदान दिया, काफी एक अहम रोल अदा किया तेलंगाना की अदब और तेलंगाना की सखावत तहजीब को बचाने के लिए। तेलंगाना के फेस्टिवल्स, खास तौर से तेलंगाना का जो फन था, तेलंगाना का जो अदब था, ओके, इन सबको नुमाया करते हुए एक 23 मार्च से 27 मार्च, यहाँ पे साल नहीं दिया गया, मैं साल ढूंढने की कोशिश करा, लेकिन हम पिछले कई लेक्चर्स में इसको पढ़ के आए, जरा वो एक बार रिव्यू कर लीजिए आप, राइट। तो निजाम कॉलेज ग्राउंड्स पे क्या है, आई थिंक ये वही 2006 का ही होना चाहिए, 2006, खैर देखते हैं, आई एम नॉट कंफर्म, मैं भूल गया उसको। तो मेरा 23 मार्च से लेके 7 मार्च निजाम कॉलेज ग्राउंड पे क्या है तेलंगाना के फेस्टिवल्स और तेलंगाना का फन, तेलंगाना का अदब, इन सब को नुमाया करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। उसके बाद तेलंगाना जागृति, ये भी कैसा तेलंगाना की सखावत और तेलंगाना के जो रीति रिवाज है उसको बचाने के लिए फॉर्म हुई थी, या फॉर्म हुई थी इतना ही बोला, लेकिन कब फॉर्म हुई थी वो नहीं कहा गया। लेकिन तेलंगाना जागृति जिसके सदर कल्वा कुंटला कविता जो है, जो वजीर आला की जो दोस्तर है या बेटी है उन्होंने, तो इन्होंने तेलंगाना जागृति को बनाया था अगस्त 2006 में, लेकिन नवंबर 2007 में इसको ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया गया था। मेरा यहाँ पे साल नहीं दिया तो उसको याद रख लीजिए, 2006 अगस्त में उन्होंने बनाया, 2007 ओके नवंबर में कैसे फाइनली उसको रजिस्टर कर दिया गया। मैंने तेलंगाना जागृति जो था वो एक्चुअली काम क्या करती थी, वो तो जो पुराने एंशियंट जो तारीख यानी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर तेलंगाना के लिए जो भी इंस्क्रिप्शंस थे, ओके, जिसको शासनालू कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे खुदे हुए, इन सब चीजों को क्या है कि उसके जो भी क्या आसार है उसको हमेशा बाकी रखना, वो तेलंगाना जागृति इस उन्मान से क्या अहम रोल अपना अदा करती है। खासतौर से बतकम्मा फेस्टिवल को, ओके, पूरे तेलंगाना इलाके में क्या फैलाने के लिए भी तेलंगाना जागृति ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। उसी तरीके से 2 जून 2014 को, ओके, जब तेलंगाना सरकार, जब इन्हें तेलंगाना गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब ने जब वजीर आला चीफ मिनिस्टर के हैसियत से जब हलफ लिया, तो इन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले चीजों को ही कुछ सिंबल्स के तौर पे इन्होंने ऐलान किया था। वो क्या था उसके बाद, 2 जून 2014 के बाद, तो रियासती दरख्त के तौर पर, इन्हें स्टेट ट्री के तौर पर जम्मी ट्री, जिसको 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 बुलरुस ट्री भी कहा जाता, स्टेट फ्लावर के तौर पे तंगेडू, इंपॉर्टेंट है, बिट पूछा जाता, तेलंगाना स्टेट बर्ड के तौर पर पाला पिट्टा, जिसको ब्लू जे बर्ड भी कहा जाता, इन सब चीजों को सरकारी तौर पे कैसे ऐलान कर दिया गया था। उसी तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट का खुद का जो सिंबल है, ओके, तो उसमें भी क्या है, काकतिया का जो थोरनम, यानी जो थोरनम जो है, उसके अंदर चार मीनार आपको मालूम है, एम्बलम जिसको कहा जाता, वो भी तेलंगाना की तहजीब, तेलंगाना आर्किटेक्चर को क्या है नुमाया करता। अब लिटरेचर और आर्ट परफॉर्मिंग, ये क्या है देख लीजिए, राइट। तो तेलंगाना की जो तहरीक जो चली, उसके अंदर जो तेलंगाना से ताल्लुक करने में फन के जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो तेलंगाना की पोएट्री में शेर शायरी, सॉन्ग्स, हरिकथास, हरिकथास बोल तो क्या,
स्टोरीज को गाने के अंदाज में सुनाया जाता है। उसी में बुर्रा कथा बोल तो क्या, गाने गाते हुए कुछ इंसिडेंट्स को सुनाया जाता है। उसी तरीके उग्गू कथा यानी स्ट्रीट एक्ट, यानी कुछ गलियों के अंदर छोटी छोटी देहाती सतह पर या गांव की सतहों पर या कभी कभी शहरों की सतहों पर भी कुछ गलियों के अंदर एक स्ट्रीट एक्ट यानी छोटी कुछ कुछ वक्त के लिए 10-15 मिनट के लिए एक छोटा सा एक ड्रामा टाइप जो ड्रामा होता, उसी को उग्गू कथा कहा है। उसी तरीके से यक्षगाना ये क्या होता बोले तो चैंटिंग सीरीज ऑफ इवेंट, और कंटिन्यूअसली उसको रिपीट करते हुए कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स करते, उसी तरीके से। ओके, पिट्टला दोरा वेशागानु मतलब क्या है बोलते तो ये भी एक टाइप ऑफ ड्रामा ही है। ओके, जैसा माँ भूमि। ओके, तो ये इन सब लोगों ने अहम रोल तेलंगाना तहरीक में, ये सब चीजें भी अहम रोल अदा करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट, वेरी इंपॉर्टेंट बिट पूछा भी गया इसको। सुद्दला हनुमंतु ने गाना लिखा था, क्योंकि हम गाने लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं तेलंगाना के। सुद्दला हनुमंतु ने एक गाना लिखा था, वो गाने का नाम क्या है, पल्ले टूरी पिल्लागाड़ा। ओके, पल्ले टूरी पिल्लागाड़ा सॉरी। तो पल्ले टूरी पिल्लागाड़ा इस सॉन्ग किसने लिखा था, वो तो सुद्दला हनुमंतु। वो गाना कुछ लाइन इस तरीके से रहती, ये पल्ले टूरी पिल्ला गाड़ा नो पाल मर से इन्ना लाइन दो, या पूरा गाना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके अल्फाज। नहीं, बराबर। वो छोटा बचपन में अभी 4-5 साल का ही है, उसको फिर कामों के अंदर लगा दिया गया, उसको चराने के लिए भेजा जा रहा, तो उसकी जिंदगी क्या होगी, इन सब चीजों को नुमाया करते हुए सुद्दला हनुमंतु ने जो गाना लिखा था उसी का नाम है पल्ले टूरी पिल्ला गाड़ा। सॉन्ग किसने लिखा था, सुद्दला हनुमंतु ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से बंडेन का बंडी गट्टू। ओके, ये सॉन्ग किसने लिखा पूछा जा सकता, यादगिरी ने लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट बिट है ये। बंडन का बंडी गट्टू पदहारू बंदी गट्टी, ये मैंने कुछ ऐसा ये दारे पोतो निजाम सरकरोड़ा, ऐसा कुछ गाना है वो मेरा। बंडन का बंडी गट्टू। ओके, ये गाना किसने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट बिट्स है, यादगिरी ने लिखा था। ओके, उसी तरीके से निजामुल निजामुल पिशाच पिशाचमा। ओके, वो निजामो पिशाचमा, ये भी एक गाना, ये भी किसने लिखा था, यहाँ पे क्लैरिटी से नहीं है, लेकिन मैं एक बार इसका मैं कहीं उसको कहीं और सेशन में बोलता हूँ ये गाना किसने लिखा, या वर्डिंग्स में क्लैरिटी नहीं आ रही उसकी। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो बिट है वो है दाशरथी कृष्णमाचार्य। इन्होंने जो उस वक्त एक गाना लिखा था, एक अल्फाज कहते हैं ना तेलंगाना कोटि रत्नाला वीना। जिस वक्त इन्होंने कहा था उस वक्त तेलंगाना की आबादी जो थी वो 1 करोड़ थी, अब तो खैर 3.5-4 करोड़ है। 3.5 करोड़ ऑफिशियली है, वो तो ऑफिशियली 2016-17 के टाइम पे 3.5 करोड़, अब तो फिर 4-4.5 करोड़ तो हो ही है। तो दाशरथी कृष्णमाचार्य ना तेलंगाना कोटि रत्नाला वीना मतलब मेरा वो तेलंगाना है जो 1000 मोतियों से कैसे जुड़ा हुआ है, नहीं अवाम के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बात कर। बहरहाल ये लफ्ज, ये लाइन, ये गाना किसने लिखा था, दाशरथी कृष्णमाचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उसी तरीके से कालोजी और उसी तरीके से रामान जैन। ओके, इन्होंने भी काफी अच्छा अपना अहम रोल अदा किया था तेलंगाना की सखावत, तेलंगाना के साथ सॉन्ग्स इन्होंने लिखे थे। आगे डिटेल कालोजी के ऊपर आता, वहां पर देखेंगे। उसी तरह गद्दार अंदेश्री गोरटी वेंकन्ना मित्रा, आगे इन लोगों ने क्या क्या किया, गुड़ा अंजया जयराज मिट्टपल्ली सुरेंद्र, दूसरे और दिगर जो शायर लोग थे, और इसी तरीके से जो फनकार थे या गाने गाने वाले सिंगर जो थे, इन्होंने भी तेलंगाना के अंदर काफी शऊर बेदारी का काम किया था उस वक्त। खासतौर से बतकम्मा जो फूलों के जरिए से मनाया जाने वाला त्योहार, ये दशहरा के टाइम पे मनाया जाता। ओके, तो काफी औरतें क्या सो खुशी से मनाती इस त्योहार को, देखते हैं क्या है। तो कल्चरल सिंबल्स क्या है, तेलंगाना की जो तहरीक जो चली वो काफी मुनफरिद अंदाज में चली। तो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो मांग थी लोगों के अंदर, उनके काफी क्या बोलते शिद्दत से जो मांग जो लोगों के अंदर जो जा चुकी थी। तो इन हालात में खासतौर से जो तेलंगाना का जो मैंने सियासी जो शोबा था, उस समाजी हालात, उसी तरीके से माशी हालात, और क्या बोलते सखावती जो मसाइल थे, इसको लेकर काफी अलहदा तेलंगाना रियासत होनी चाहिए। लोगों के अंदर काफी गहराई से ये क्या बोलते सेंटिमेंट, ये जज्बात कैसे गढ़ चुके थे लोगों के दिलों के अंदर। तो मेरा जो तहरीक चली जो तेलंगाना की सोसाइटी
अपने जो भी नजरिया, इन सब चीजों को अलहदा रख के कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में इन्होंने काम किया था। ओके, तो द इंस्ट्रक्टिव, इट इज द इंस्ट्रक्टिव टू आइडेंटिफाई द कॉमनैलिटी दैट ब्रॉट एवरीबडी टुगेदर। ओके, यानी पूरे लोगों को एकजुट किया था, मुत्तहद किया था। और जो हमारे जो कल्चरल सिंबल्स है यानी सखावती जो निशानियां हैं वो क्या क्या है देखिए। बतकम्मा, बोनालू, तेलंगाना अमर वीरुला स्तूपम जिसको माटी स्तूपा भी कहा जाता, तेलंगाना तल्ली विग्रहम यानी तेलंगाना तल्ली का स्टैचू, उसी तरीके से 10 डिस्ट्रिक्ट का मैप, उसी तरीके से बोडेम्मा दशहरा, ओके, कत्रावुलू, उसी तरीके से फॉरेस्ट डेटी, ओके, गॉड शिवा, ये होली फेस्टिवल, और ये पीरला पंडुगा यानी हमारी जो मोहर्रम का जो, ये सब फेस्टिवल्स, ये वो त्योहार है जो तेलंगाना की तहजीब के एक सिंबल्स है, एक निशानियां है। ओके, तो अलग अलग तरीके से देख लेते हैं इसको। बतकम्मा क्योंकि ये वो त्योहार हैं जिनको हम मनाते हुए भी कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में सखावती निशानियत अलामतों को लेकर हमने तेलंगाना की जद्दोजहद की थी, तहरीक चलाई। तो बतकम्मा अगर देखें तेलंगाना की सखावत में एक मुनफरिद पहचान रखता है, वो क्या है? क्योंकि ये वो एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा फेस्टिवल है जो काफी अहम, तेलंगाना की सखावत में काफी अहम माना जाता। और बतकम्मा जो फेस्टिवल है वो एंशंट यानी काफी कदीम जमाने से, एंशंट हिस्ट्री के टाइम से कैसे इसकी बुनियादी है, इसका इसकी पहचान वहां से मिलती है। यानी जब भी उस वक्त भी बतकम्मा हुआ करता था, इसके अंदर बतकम्मे में होता क्या, बोलते एक फीमेल गॉड है जिसका नाम है गौरम्मा। ओके, उसको एक फ्लोरल अरेंजमेंट यानी फूलों की तरह उसको सजा के मुजस्समा टाइप बनाते, उसको एक कॉनिकल शेप में, इस तरीके से एक कॉनिकल शेप बनाते, फिर उसको चौ तरफ से फूला हुए लगाते। ओके, आगे आता हो देखेंगे। ओके, तो उसको चौ तरफ से फूला हुए लगा के कैसे ये बतकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता। राइट, ओके, तो इसके अंदर क्या है, किन कौन से फूलों का इस्तेमाल किया जाता? मैरीगोल्ड, ग्रास फ्लावर, जासमीन, लोटस, रोज बे, इस कोनिकल शेप में, अभी बोला मैं कोनिकल शेप में एक बना के फिर उसको चारों तरफ से फूल लगा देते हैं। ओके, उसके अंदर फिर कुमकुम वो लगा के उसको सजा के कैसो, फिर वो, अब सपोज से पूरे बतकम्मा या सब लोग औरतें ला के बीच में रख देती है, अभी ये पूरी चारों तरफ से औरतें इसको क्या बोलते हैं, उसके घेर लेती है उसको सराउंडिंग। अभी क्या बोलते हैं, ऐसा घूमते हुए ये लोग गाना हुए गाते हुए, एक एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे से तालियां हुए बजाते हुए। ओके, तो इस तरीके से वो बतकम्मा फेस्टिवल को कैसा हो, यहाँ देखते हैं अब तालियां, सिंगिंग सॉन्ग, गाने बजाते हुए। ये बतकम्मा फेस्टिवल जो है वो 9 दिन का रहता है एक्चुअली, और अलग अलग दिन इसको अलग अलग नेम से, नामों से बुलाया जाता है। वो यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन मैं इसकी पूरी तफसील आपको सुनाता हूँ। क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ बतकम्मा को क्या बोलते हैं, सेकंड डे को क्या बोलते हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए और पूछे जाने के चांसेस भी है। और ये 9 दिन के अंदर भी अलग अलग दिन जो अलग अलग नामों से बतकम्मा को बुलाया जाता, उसमें अलग अलग तरीके से कैसे पकवान बनाए जाते हैं। ओके, तो होली फूड जिसको कहा जाता। ओके, तो बतकम्मा में काफी मीठे सॉन्ग यानी अच्छे आवाज में सॉन्ग्स को और फूलों को सजा के कैसो, और फूलों की ऐसी बना के बना लोग खुशी से कैसो बतकम्मा त्योहार को मनाते। वेरी इंपॉर्टेंट बिट, बतकम्मा त्योहार कैसे मनाया कब जाता, वो यहाँ पे मेलोडियस सॉन्ग गाया जाता वो लिखा, लेकिन नहीं लिखा गया कि वो कौन से महीने में मनाया जाता। तो बतकम्मा जो मनाया जाता वो अश्वा, ओके, अश्वा युजा मासा, अश्वा युजा मासा सुदा पदयामी। ओके, आप खाली अश्वा युजा मासा याद रख लीजिए, एक महीने का तेलुगु कैलेंडर में, जैसा हमारे पास मुहर्रम, रमजान और जिलहज जैसे जो नामा है हमारे कैलेंडर के, तो उसमें अश्वा युजा मासा उनके कैलेंडर में एक महीने का नाम है। वो महीने के अंदर बतकम्मा फेस्टिवल को मनाया जाता। ओके, तो बतकम्मा फेस्टिवल में कई सॉन्ग्स गाए जाते हैं, बहरहाल रिवॉल्विंग जो बुलाना में स्टोरीज पूरे वो उसको सराउंड करके। बहरहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बिट है वो ये, फर्स्ट डे ऑफ बतकम्मा को क्या बोलते हैं, एंगली पुवुला बतकम्मा कहा जाता है, एंगली पुवुला बतकम्मा। ओके, लेकिन एक्चुअली एंगली पुवुला बतकम्मा उस दिन क्या सो, तुलसी जो पेड़ है उसके ताल्लुक से उसको से कुछ वो लोग कुछ रसोई बनाते, लेकिन गवर्नमेंट की किताबों में ये लिखा गया कि उस दिन तिल, तिल से कुछ एक वो फूड बना के कैसो बतकम्मा उस दिन खेला जाता। तो फर्स्ट डे ऑफ बतकम्मा को क्या कहा जाता, वेरी इंपॉर्टेंट बिट है। ओके, एंगली पुवुला बतकम्मा कहा जाता। गवर्नमेंट के जो किताबों में जो है वो एक्चुअली तिल से बनाए हुए फूड्स को क्या है वो लोग उस दिन बनाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन को क्या कहा जाता, उस दिन क्या फूड बनाया जाता, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन क्या को क्या कहा जाता,
एंगेली पुव्वला बतकमा, उस दिन फूड किसका बनाया जाता, तिल का बनाया जाता, तिल से बने हुए उस दिन जो भी आइटम्स रहते हैं उसको वो लोग बनाते। एक्चुअली तो तुलसी से बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तिल है तो हम तिल के लफ्ज को ही एंटर करेंगे, राइट। सेकेंड डे ऑफ बतकम्मा को अटकुला बतकम्मा कहा जाता है। उस दिन दाल, गुड़ और चुड़वा, इन तीनों चीजों की मिलावट से डिशेज बना के क्या है उस दिन इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल सेकंड डे ऑफ बतकम्मा को क्या कहते हैं, अटकुला बतकम्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें किताबें अकेडमिक बुक्स में नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको बना के रखा हूँ कि इसके ऊपर ही क्वेश्चन सारे। फर्स्ट डे को क्या बोलते हैं, सेकंड डे क्या बोलते हैं। एकेडमिक बुक में खाली 9 दिन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, वो लिखा आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, 9 डेज, 9 डेज डिफरेंट नेम्स बोल के लिख दिया होता है, और वर्शिप की जाती है। वो 9 दिनों में क्या क्या डिफरेंट नेम्स क्या है वो भी तो होना ना, वो नहीं लिखा गया, लेकिन हम इसकी तफसील देखें। नंबर 1 एंगेली पुगुला बतकम्मा, तिल। दूसरा अटकुला बतकम्मा, दाल गुड़ चुड़वा दूसरे दिन। तीसरे दिन मुद्दा पप्पू बतकम्मा, उस दिन भीगे हुए चावल और दूध उससे बने हुए चीजों का क्या सो फूड बनाया जाता। मुद्दा पप्पू बतकम्मा, ये तीसरे दिन के बतकम्मा को कहा जाता। चौथे दिन के बतकम्मा को नाना बियम बतकम्मा, यानी गुड़ और भीगे हुए चावल और दूध तीनों चीजों को इस्तेमाल किया जाता चौथे दिन। नाना नाना बियम बतकम्मा कहा जाता। ओके। पांचवें दिन अटला बतकम्मा, ये दोशा, दोशे की एक एक किस्म रहती, वो बनाया जाता उस दिन, अटला बोलते हैं उसको, अटलू। ओके, अटकुलू अलग है, अटलू अलग है। यहाँ पे अटकुलू है, देखो सेकंड डे को अटकुलू, और पांचवें दिन को अटलू, अटला बतकम्मा बोलते हैं, दोसे के टाइप में बनाते। चुड़वा अलग चीज है, दोशा अलग चीज है। तो सेकंड डे अटकुला बतकम्मा, पांचवें दिन अटला बतकम्मा, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। ओके। मेरा दोशे की एक शक्ल रहती वो बनाया जाता है, खैर आजकल तो डोसा ही है वो। पहले अच्छा असल जो अटलू जो होता था वो आजकल है नहीं मेरा। सर यहाँ फिफ्थ के बाद सेवंथ आ गया, सिक्स्थ नहीं है, वो तो सिक्स डे हॉलीडे रहता, उस दिन कुछ भी नहीं रहता। सिक्स डे हॉलीडे, उस दिन कुछ भी नहीं बनाया जाता, उस दिन कुछ भी नहीं खाया जाता, वो ब्रेक रहता। सेवंथ, सेवंथ डे को क्या बोलते हैं, वे पकाया बतकम्मा बोलते हैं। यानी राइस की, यानी चावल से जो क्या बोलते हैं, चावल के आटे से भिगा के वो नीम जो रहता है ना, नीम, नीम की शक्ल में कुछ फूड बनाते हैं वो लोग। ओके, तो इसीलिए उसको वे पकाया ना बतकम्मा बोलते। एट्थ डे वेन्ने मुद्दला बतकम्मा, उस दिन क्या है, सो हनी, हनी यानी शहद, तिल और गुड़, इन तीनों को इस्तेमाल करके फूड बनाया जाता। नाइन्थ लास्ट डे सुद्दला बतकम्मा, यहाँ पे कर्ड राइस, यानी कर्ड और राइस वो पेस्ट की तरह बना के, यानी जैसा नॉर्मल होटलों में जो कर्ड राइस बना के जो उस किस्म के फूड को कैसे बना के इस्तेमाल किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन, क्योंकि मैं इसको रोक रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी मार ले सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट मार सके, राइट। एक्सप्लेन तो कर दिया, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, इसमें से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सिक्स डे इज ए हॉलीडे, सिक्स डे कुछ भी नहीं रहता, तो टोटली 8 नाम है आपको याद रखना है। ओके, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बतकम मास के बारे में। तो बतकम मास की खासियत और क्या है बोले तो, क्योंकि जाहिर बात है भाई, पूरे फूल मिला फूल वैसे बतकम्मा का मुजस्समा बना के पूरे औरतें यहाँ पूरी चौ तरफ से एक दूसरे का हाथ पकड़ के थाली वही बजाते हुए गाने गाते हुए कैसा त्योहार मना रही। तो जाहिर बात है इसके अंदर ह्यूमन रिलेशंस यानी इंसानी जो ताल्लुकात रहते वो भी औरतों के, औरतें मनाने वाला फेस्टिवल, औरतों के अंदर इंसानी ताल्लुकात भी काफी अच्छा मजबूत होते हैं इसके अंदर। और लाइफ क्या है आगे जिंदगी में क्या है एक दूसरे के काम आ सकते हैं, क्योंकि इंसानी जब रिश्ते जब मजबूत हो जाते हैं तो जाहिर बात है आगे जिंदगी गुजारने में क्या तकलीफों का भी अगर सामना भी अगर करना पड़ा तो काफी सहूलतें हो जाती। बहरहाल तेलंगाना जागृति, तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम, तेलंगाना एनआरआई एसोसिएशन, इन लोगों ने बतकम्मा को पूरे तेलंगाना में फैलाने के लिए काफी अहम रोल अदा किया। तेलंगाना हिंदुस्तान में, तेलंगाना में ही नहीं बल्कि अमेरिका या इंटरनेशनल लेवल में बतकम्मा के त्योहार को ले जाने में इन लोगों ने तेलंगाना जागृति, तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम, तेलंगाना एनआरएस एसोसिएशन ने काफी अपना एक अच्छा अहम रोल अदा किया। ओके, तो गवर्नमेंट ने बतकम्मा को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि ऑफिशियली बतकम्मा एक गवर्नमेंट यानी सरकारी त्योहार के तौर पे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बतकम्मा त्योहार को मनाया नहीं जाता था। अगर कोई बतकम्मा मनाने की कोशिश भी करते तो वो जितने भी अपार्टमेंट्स पूरे जो हेड होते थे उस पर आंध्रा के लोग होते थे, ये लोग मनाने नहीं देते थे औरतों को, कभी बतकम्मा लेके नीचे आने नहीं देते थे। तो इन हालात में तो बहरहाल फाइनली 16 जून
2014 को। ओके, 16 जून 2014 को यहाँ पे बతుకమ్मा फेस्टिवल को ऑफिशियली मनाया जा रहा है, इतना दिया। लेकिन कौन से दिन सरकार ने ऐलान किया, वो तो 16 जून जो 2014 को ऑफिशियली सरकार ने ये कहा कि बతుకమ్मा भी सरकारी त्योहार है। ओके, अब बोनालू के बारे में देख लेते हैं। उसकी स्टोरी यहाँ पे नहीं दी, लेकिन मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली नरसैया नाम के एक आदमी थे उस वक्त हैदराबाद के अंदर, और 1918 कौन से साल की बात है, बोले तो 1806 के टाइम की बात है। 1806 यानी 18वीं सदी की बात है। हैदराबाद और तेलंगाना के इलाके में कोलेरा जो है, वो जो बीमारी थी तो काफी फैल चुकी थी, काफी लोग लोग परेशान थे। तो नरसैया नाम के आदमी थे, उनके साथ और एक आदमी थे, मैं उनका नाम बोलूँ तो ये खैर वो सवाल ये नामों की लकड़ी पूछेंगे। तो इन्होंने एक ये किया था कि वो उज्जैन उज्जैन जो है नॉर्थ इंडिया में, वहां पे जाके इन्होंने कुछ प्रार्थना हुई, मन्नत हुई, मांगी। ओके, तो बहरहाल तो वापिस आए तो बहरहाल कोरेला जो जो बीमारी थी वो खत्म हो गई थी लोगों की। तेलंगाना में हालात क्या तो फिर से नॉर्मल हो चुके थे। ओके, पुरअमन हो चुके हैं, बीमारी खत्म हो गई। तो सवाल ये है कि जो बोनालू फेस्टिवल फिर कौन से महीने में मनाया जाता अगेन। ओके, तो कौन से महीने में मनाया जाता, आषाढ़म। आषाढ़म एक महीने का नाम है तेलुगु कैलेंडर में, नाम याद रखिएगा। आपको कौन से महीने में मनाया जाता है इस किस्म के सवाल आप पूछे गए तो पूछे जा भी सकते, तो आषाढ़म को याद रख लीजिए। बोनालू का जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता, उराड़ी कहा जाता, उराड़ी। उराड़ी बोलते बोनालू को ही बोलते, बोनालू का जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता, उस पर भी सवाल आया था। तो उराड़ी वो भी एक याद रख लीजिए। सबसे पहले बोनालू कहाँ पे मनाया जाता, गोलकोंडा में जगदम्बा टेम्पल में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट बिट है। सबसे पहली बार गोलकोंडा में जगदम्बा टेम्पल में मनाया गया था। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या, बोनाल की और एक खासियत क्या है कि रागम बोलते, रागम बोले तो क्या उस दिन जब वो बोनालू लेके निकलते तो सामने एक क्या बोलते हैं, एक जोगिनी रहती, खासतौर से तेलंगाना में जो फेमस है जोगिनी, जो रागम जो रागम का रोल जो उन्होंने प्ले करते। तो ये रागम क्या है बोले तो आगे नेक्स्ट आइंदा साल क्या होने वाला है वो पूरा क्या बोलते हैं वो बोनालो ले आता था, जो उनके ऊपर जो भी हालात जो क्या बोलते हैं नुमाया होते, फिर वो फ्यूचर क्या होगा, वो सब चीजें क्या ऐसा वहां पे बोला जाता, उसी को रागम कहा जाता। रागम मतलब फ्यूचर डिपिक्शन। ओके, जैसा हमारे पास जो बोलते हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है। ओके, फ्यूचर डिपिक्शन क्या क्या होगा, वो एक जोगिनी स्वर्णलता खासतौर से इसमें रागम जो करती वो उसमें फेमस है, राइट। ओके, तो ये मोनाल की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी थी, तो हम इसमें जो लिखा गया वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें उतनी तफसील नहीं दी गई, लेकिन जो भी मैंने रिसर्च करके आपको बताया। आषाढ़म ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे उसके ऊपर बिट भी है, थोड़ा सा बोल थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर भी। तो ये एक मुनफरिद एक सखावत है तेलंगाना की, एक क्या बोलते हैं, एक निशानी है सखावत की, बोनालू फेस्टिवल भी। तो ये खास तौर से कैसे तेलंगाना में काफी जोरों शोर से खुशी से मनाया जाता है। बोनम मीन्स खाने को बोलते हैं, मील्स। बोनम का मतलब खाना, मील्स ये भी पूछा जाता है, लफ्ज पे भी पूछा जा सकता है आपको। ओके, तो इसमें क्या है, गॉडेसेस यानी भगवानों की पूजा की जाती है इसके अंदर। उनको फूड ऑफर चढ़ाए चढ़ाए जाते हैं। ओके, ताकि जो लोग हैं उनकी जान की हिफाजत हो सके, उनके जानवरों की हिफाजत हो सके। डिसीज यानी जो खासतौर से आजकल तो खैर पेस्टिसाइड्स आ गए, तो उस जमाने में पेस्टिसाइड्स कुछ हुआ नहीं होते, तो फसलों की हिफाजत बीमारियों से, इन सब चीजों को नुमाया करते हुए जो त्योहार मनाया जाता वही बोनालू त्योहार है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आषाढ़म में अभी बोला, आषाढ़म हैदराबाद में आषाढ़म में मनाते, लेकिन हैदराबाद के अलावा दिगर इलाके जो बाकी के जो अजला है उसके अंदर श्रावण मासम, ये श्रावणम मतलब ये भी एक मंथ का नेम है। ओके, श्रावण मासम में मैं वेरी इंपॉर्टेंट बिट से, वेरी इंपॉर्टेंट बिट, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। ओके, तो इसके अंदर जो खास तौर से दुआएं की जाती है, यानी पूजा वही की जाती। ओके, स्त्री शक्ति के लिए, वुमेन पावर के लिए दुआ की जाती। और इसके अंदर खास तौर से देवियों की पूजा की जाती, जैसे पोचम्मा, दुर्गम्मा, मैसम्मा, पोलेरम्मा, इन सब की कैसे पूजा की जाती। कहाँ पर, महाकाली टेम्पल, हर हर गांव के अंदर महाकाली टेम्पल रहता, उसके अंदर पूजा की जाती। तो ये बोनालू फेस्टिवल में होता क्या, डांसिंग यानी गाना गाते हुए, स्विंग यानी झूमते हुए। खासतौर से बोनालू फेस्टिवल के अंदर जो देखा जाता है वो पोताराजू, अपनी जो क्या बोलते हैं एक रथ लेके निकलता वो पोता राजू। ओके, तो इसमें होता क्या, वो पोता राजू क्या बोलते हैं, सामने पीछे बोनालू है, सामने पोता राजू अपना रथ लेके वो जो भी अपने क्या बोलते हैं कर्तव्य दिखाते हुए वो जाता उसके अंदर, राइट। ओके,
तो ये महाकाली, खासतौर से हैदराबाद की बात की जाए तो लश्कर उज्जैन महाकाली टेम्पल ये सिकंदराबाद में है, लश्कर उज्जैन महाकाली टेम्पल। उसी तरीके से अक्कन्ना मादना टेम्पल ये हैदराबाद में, पेद्दम्मा टेम्पल ये भी हैदराबाद में, बालकमपेट यल्लम्मा टेम्पल ये भी सिकंदराबाद में। यहाँ पर बोनालो खासतौर से मनाया जाता, और टेम्पल को काफी अच्छा सजाया जाता, और पूरे अतराफ के जो इलाके हैं उसको भी कैसो अच्छी तरीके से सजा दिया जाता। ओके, सरकार ने यहाँ पे भी बोनालो फेस्टिवल को कैसा ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। ओके, वो कौन सी तारीख थी वो भी सेम मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये 16 जून 2014 को ही सरकार ने इसको ऑफिशियली एक सरकारी त्योहार के तौर पे इसको अनाउंस किया। यहाँ पे इतना ही लिखा, बोनालो एज अ स्टेट फेस्टिवल अलॉन्ग विद बतकम्मा, इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन वो है कब से, वो 16 जून 2014 को अनाउंस किया गया था। ओके, तो जुलाई 2014 में इसका ऑफिशियल गजट आया था। कुछ किताबों में जुलाई भी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो 16 जून 2014, अगर जुलाई या जून, जुलाई को अनाउंस, जून में अनाउंसमेंट हुआ, जुलाई को ऑफिशियल गजट उसका आया था। अब तेलंगाना, अब ये दूसरी जो तेलंगाना की सखावत की जो बतकम्मा बोनालो ये भी एक निशानी है। तेलंगाना माटी स्तूपा ये भी तेलंगाना की सखावत की निशानी है, तो इसको भी देख लेते हैं एक्चुअली क्या है। ये नामपल्ली पे आप देखोगे शाही मस्जिद के बिल्कुल सामने वो तेलंगाना माटी स्तूपा जिसको कहा जाता है, वो क्या है, 1969 की जो तहरीक में जो लोग मारे गए थे उसको गन पार्क भी कहा जाता है। आप देखिए वहाँ गन भी रखी हुई है। ओके, गन की जो रखे हुए वहाँ पे आप जाके देखिए, 2-3 रखे हुए रहते। जितने भी जो लोग शहीद हुए, जो मारे गए थे, उनकी याद में जो मुजस्समा बनाया गया, उसी को तेलंगाना माटी स्तूपा या अमरा वीरुला स्तूपम भी क्या है सो कहा जाता है। तो ये भी तेलंगाना सखावत की एक निशानी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटी है तेलंगाना माटी स्तूपा। मैं आपको इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू शो इट। ओके, मैं आपको बताऊंगा गूगल पे इसको। इसको किसने बनाया था, एक्का यादगिरी, इसके डिजाइन करने वाले कौन, एक्का यादगिरी। वेरी इंपॉर्टेंट बिट, पूछा गया और पूछा जा भी सकता। तो ये इसका 23 फरवरी 1970 को उस वक्त हैदराबाद के जो मेयर थे लक्ष्मी नारायण, इन्होंने उसकी संगे बुनियाद रखी थी। 1969 में जो लोग मारे गए थे उनके मुजस्सिमे, उनकी याद में जो मुजस्सिमा बनाया गया था, उसकी संगे बुनियाद 23 फरवरी 1970 को उस वक्त के जो हैदराबाद के जो मेयर थे लक्ष्मी नारायण, उन्होंने संगे बुनियाद रखी थी। 1975 में फिर इसको कंप्लीट कर दिया गया था। संगे बुनियाद रखना अलग चीज है, बनाया जाना अलग चीज है। बराबर, ये अभी माटी स्तूपा जो है, या जो ना, आप देख सकते हैं स्तूपा के अंदर एक्चुअली है क्या, हो तो एक ब्लैक स्टोन से एक बेस रहता, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। राइट, ये देख सकते हैं आप। हाँ, आई विल शो यू हियर। राइट, ओके, शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। यस, ये देखिए आप। मैं इसको रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ ऊपर एक कलियों के जैसा एक फूल रहता, ऊपर एक यहाँ पर, ये इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, 9 पेटल्स रहते हैं इसके अंदर, 9 डिस्ट्रिक्ट, 9 पेटल्स बोलते 9 डिस्ट्रिक्ट, यानी जितने भी लोग शहीद हुए उनको फूल अर्पित किए जा रहे हैं, वो मीनिंग है उसका। ओके, और यहाँ पर ये पूरा रेड कलर में रहता है, यहाँ देखिए अब ये पूरा रेड कलर में रहता, और बीच में यहाँ पे अशोक चक्र रहता। ओके, वो अशोक चक्र क्या चीज है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे एक पेटल्स रहते हैं, ये देखिए आप किसी कहीं से भी खड़े के देखिए 9 दिखते हैं। आप उस तरफ से जाइए तो उधर के 9 दिखेंगे, या साइड में खड़े तो इधर से 9 दिखते, इधर से देखें तो इधर से 9 दिखते हैं। ओके, तो बहरहाल ये 9 रहते हैं। ओके, यानी वैसे रहते ज्यादा, लेकिन इसकी खासियत क्या है बोलते हो आप, किधर से भी देखो 9 दिखते, जहां से आदमी किसी एंगल से भी उसको देख रहा तो नए 9 दिखते हो, मतलब 9 डिस्ट्रिक्ट। ओके, उस वक्त 9 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे तेलंगाना में, तो 9 डिस्ट्रिक्ट वो नुमाया करता। ओके, उस वक्त 19 कब की बात है, 1970 में 9 डिस्ट्रिक्ट थे। क्यों, क्योंकि 1978 में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, उससे पहले तो 9 ही थे। ये पूरा रेड कलर में रहता है। ये रेड कलर क्या, वो शहादत को नुमाया करता। ओके, शहादत की निशानी हो। ओके, अब यहाँ पे एक थोरनम है, ये जो अशोका स्तूपा, जो सांची स्तूपा है ना, उसके अंदर से एक थोरनम, थोरनम होता है सब पे, ये इंट्रेंस टाइप रहता है ना वो। ओके, तो ये भी रेड कलर में रहता है। इसका जो बेस है आप यहाँ देखिए, ये वाला ब्लैक कलर में रहता, पूरा ब्लैक कलर, ये ऐसा ब्लैक कलर रहता है, उस पे 9 निशान उस पे डाले गए, 1 2 3 ये से 9 रहते ये बेस पे। ये बेस ब्लैक कलर से रहता, और उस पे ये चार तरफ से, ये एक तरफ ऐसा है, चारों तरफ से ये 1 2 3 4 साइड, 4 साइड भी कैसे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9,
गोलियों के निशान वहां पे दागे गए, यानी मतलब इधर से भी देखो, आप इधर से खड़े के देखे तो 9 गोलियों के निशान दिखेंगे। अगर आप इस तरफ से खड़े के देख रहे हो तो 9, फिर पीछे से जाके इस तरफ से या इस तरफ से इधर से भी देखो 9 गोलियों के निशान आपको दिखेंगे, आप जाके देखिए। ओके, तो मतलब क्या, 9 अजला में भी गोलियां मारी गई। ओके, वो किसको नुमाया करता। बहरहाल ये था आपका स्तूपा, उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। ओके, ये ऊपर वाला पेटल्स, 9 पेटल्स, ये पूरा रंग लाल रंग, बीच में यहाँ पे अशोका चक्र, और ये 9 डिस्ट्रिक्ट। ओके, 9 दिखते हैं वो, हालांकि रहते ज्यादा, लेकिन कहीं से भी खड़े के देखो आप गिन 9 ही पाएंगे, यानी आंखों से जो दिखेगा वो 9 दिखेंगे। यहाँ पे ये थोरनम सांची स्तूपा। ओके, ये भी रेड कलर, नीचे ब्लैक कलर का बेस, और उसके अंदर 9 गोलियां दागी गई। ओके, तो देखते हैं क्या है, राइट। तो क्या लिखा गया वो देख लेते हैं। तो बहरहाल ये देखिए, एक ब्लैक स्टोन रहता नीचे, नीचे वाला बेस जो ब्लैक बताया था मैं, उस पे 9 ऐसे गोलियां खुदे हुए रहते हैं, आप जाके देखिए, परफोरेशन खुदे हुए रहते हैं, ऐसे गोली मारे सब। ओके, तो मेरा वो एक है। और बुलेट्स यहाँ पे। ओके, तो इंडिकेट्स, तो बुलेट्स बताए थे ना, पूरे 9 के 9 अजलाओं में गोलियां चलाए गए थे। वो क्या, और जो रेड कलर स्टोन मैं आपको बात कर रहा हूँ, रेड कलर स्टोन वाली, तो रेड कलर स्टोन क्या जाहिर करता, शहादत यानी कुर्बानी और बहादुरी को कैसे जाहिर करता। और वो स्तूपा थोरनम की बात कर रहा था मैं, तो रिलीजियस है, तो सांची स्तूपा को कैसे वो नुमाया करता, ये जाहिर करता। उसी तरीके से ऊपर जो फ्लावर्स बताया था, 9 पेटल्स। ओके, तो तो ये क्या है, उनकी उनकी शहादत के लिए जो क्या बोलते हैं, खिराज अकीदत पेश करना। ओके, तो वो जाहिर करता। और एक बीच में पिलर्स बताया था आपको, मिडिल में बीच में से पिलर्स रहते हैं, वो 9, कहाँ से भी देखो 9, 9 लाइन्स दिखते हैं आपको, कहीं से भी देखो 9 दिखते हो, रहते ज्यादा, लेकिन किस एंगल से भी खड़े के देखो दिखते 9 ही आपको। ओके, राइट, तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे वो जाहिर करता, उस वक्त 9 डिस्ट्रिक्ट ही थे। तो उसके बाद बीच में अशोक चक्र में आपको बताया था, अशोक चक्र, तो ये क्या, अमन, पुरअमन और धर्म, ब्रेवरी, इसको कैसे नुमाया करता, जतलाता। ऊपर जो फ्लावर्स थे वो क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बोला, हेड की तौर पे राज अकीदत फ्लावर फुल पेश करने वाला, ये था आपका स्तूप, सांची स्तूपा। अब तेलंगाना तल्ली, एक्चुअली क्या था ये तेलंगाना तल्ली बोल, तो उस वक्त तेलुगु तल्ली हुआ करता था। ओके, बाद में केसीआर साहब ने तेलंगाना तल्ली को कैसे स्टैच्यू को बनाने लगाया। तो मैं उसको देख लेता हूँ आपको, ताकि मैं थोड़ा सा बता सकूं, राइट। तो तेलंगाना तल्ली का भी स्टैच्यू आपको बता देता हूँ। राइट, ओके, देख लेते हैं इसको, तेलंगाना तल्ली। राइट, ये वाले मैं गूगल से निकाला है इसको। राइट, यहाँ पे आप इसको गौर से देखिए। राइट, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली, ताकि हम जब पढ़े इसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके ऊपर एक किरीट है, यानी इसके सर पे एक किरीटम बोलते हैं ना वो, एक हाथ में बतकम्मा है, दूसरे हाथ में क्या है सो, यानी राइट लेफ्ट में, राइट हाथ, सीधे हाथ में बतकम्मा है। ओके, नो नो, लेफ्ट हैंड में बतकम्मा है, सॉरी, और राइट हैंड में क्या है सो, मेस यानी भुट्टे का झाड़। उस वक्त तेलंगाना में ज्यादा वही उगता था, तो फिर उसी को वहां पे रखा गया। ये रेड कलर की जो आपको साड़ी दिख रही, वो इक्कत यानी नलगोंडा या पोचमपल्ली या आपका सिरसिल्ला, वहाँ जो भी जो फनकार, जो यानी जो आर्टिस्ट है, अपनी आर्ट से जो कपड़े बुनते, बुनकारी जो होती वो। ओके, तो उसको जाहिर करता। और उसी तरीके आप दिख रहे हैं, लेकिन पैर के अंदर रिंग्स रहते हैं, वो करीमनगर की सिल्वर फिलिग्री है। ओके, तो इन सब चीजों को तेलंगाना के आर्ट, और ये जो गोल्ड का जो ऊपर सर के ऊपर जो बनाया गया, वो कोल्लूर में जो गोल्ड की जो माइंस है ना, उसको डिस्क्राइब करता हूँ, यानी उसको जाहिर करता हूँ। ओके, तो ये है आपकी तेलंगाना तल्ली। आगे देख लेते हैं इसके ऊपर जो जो भी चीजें लिखी हुई है यहाँ। ओके, तो काफी दिलचस्प है, काफी मजेदार था तेलंगाना तल्ली। तो तेलुगु तेलुगु तल्ली हुआ करती थी उस वक्त। तो वो तो पूरे मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की निशानी थी, तो केसीआर साहब ने सोचा कि हमारी भी एक तेलंगाना तल्ली होनी चाहिए, क्योंकि तेलुगु के लोग हमारी जबान को ही क्या है सो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो तहरीक चल रही है। तो तेलंगाना के जितने भी पोएट्स थे, राइटर्स थे, जो दानिश्वर लोग थे, काफी इनको तकलीफ होती तेलंगाना की जबान को जिस तरीके से उस वक्त सप्रेस यानी रिप्रेसिव किया, यानी दबाया जाता, तो अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम में। ओके,
तो इन सब एक एक यूनिक आइडेंटिटी होनी, एक मुनफरिद एक हमारी एक पहचान होनी चाहिए। हमारी तेलंगाना की लैंग्वेज, हमारे तेलंगाना का ड्रेस, हमारे तेलंगाना के सखावत, ओके, इन सब चीजों को नुमाया करते हुए निशानी के तौर पर एक होना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना तल्ली बनाई गई, तेलंगाना के लोगों के एहसासात को नुमाया करने के लिए निशानी के तौर पर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना तल्ली का जो मुजस्सिमा था किसने बनाया था? बी वेंकट रमनाचारी, BVR चारी भी इनको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बिट है। ओके, तेलंगाना तल्ली, ठीक है। तो तेलंगाना तल्ली क्या क्या चीजें तेलंगाना के लोगों की जिंदगी को गुजारने का तरीका, तेलंगाना की सखावत, इन सब चीजों को नुमाया करती है। उसके सर पे क्राउन रहता, वो मैं बोला था आपको। ओके, तो लेफ्ट हैंड में बदकम्मा रहता, मैं अभी आपको बोला, और राइट हैंड के अंदर क्या रहता? भुट्टे का झाड़ रहता। ओके, और क्योंकि उस पर ज्यादा जो पैदावार होती थी तेलंगाना के अंदर, वही भुट्टे का झाड़ी हुआ करती थी। उसी तरीके से खासतौर से काफी डिविनिटी यानी ग्रेस उससे, और एक काफी तेलंगाना की जद्दोजहद में काफी एक इंस्पिरेशन यानी लोगों की एक क्या बोलते हैं, जज्बात को उभारने में काफी तेलंगाना तल्ली की स्टैचू ने काफी अच्छा एक आइकॉन की तरह, एक निशानी की तरह वो हमेशा मुझे रहा। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम पोएट, राइटर्स, सिंगर्स के बारे में, तेलंगाना तहरीक में क्या क्या हुआ, इन सब चीजों को हम देखेंगे। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग था। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन।